नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं चतुर्थांश कुंडली क्या होती है भाग एक। आज हम चतुर्थांश कुंडली जो एक वर्ग कुंडली है उसके बारे में समझेंगे, जिस वर्ग कुंडली से हम धन वैभव यानी कि चतुर्थ भाव का हम सूक्ष्म विश्लेषण सुख का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसकी यह पहली वीडियो रहेगी, पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चतुर्थांश राशि कुंडली के चौथे भाग यानी कि चतुर्थ वर्ग कुंडली है ये, और चार भाग कर दिए जाएं अगर हम 30 डिग्री के, तो वहां पर यह चार भाग जो होंगे यह चतुर्थांश, या हम इसको तुर्यांश भी या इसको पद्मांश भी हम कहते हैं। इसमें प्रत्येक राशि को आप 60 डिग्री 30 मिनट, या हम कह सकते हैं 7 अंश और 30 कला में हम बांट देते हैं। और ये भाग जन्म कुंडली में अपनी राशि से केंद्र में स्थित होते हैं, इसलिए यह वर्ग कुंडली केंद्रीय कुंडली भी कहलाती है। कुंडली के चारों केंद्र भगवान विष्णु के स्थान है, इसलिए यह वर्ग कुंडली जातक के सभी प्रकार के सुखों और खुशियों का हमें संकेत भी देती है। महर्षि पाराशर के अनुसार तुर्यांश से भाग्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो तुर्यांश, अगर हम पाराशरी चतुर्थांश की हम बात करें तो इसमें जन्म कुंडली में किसी भी राशि, कोई भी राशि है, अगर वह, मैं यहाँ आपको समझाता चलूंगा साथ ही साथ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये चार्ट है, यह है D4 यानी कि चतुर्थांश से ही संबंधित है। यहाँ डिग्री दे रखी हैं, तो जैसे लग्न का उदय होता है। अब हम समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलोगे, आपको ये कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वह आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं तो वो आपको आसानी से बता देती हैं कि आप चतुर्थांश कुंडली खोलोगे, आप आसानी से खोल सकते हो, लेकिन नहीं, आपको फिर भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब बातों का विश्लेषण स्वयं से करना होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ देखिए, पहला जो भाग है, हम इस पहले भाग की अगर हम बात करें तो जो ये पहला भाग है, यहाँ पर यदि यह 7.5 यानी कि 7 डिग्री और 30 मिनट तक आता है, जीरो से लेकर, जैसे मानकर चलिए लग्न में उदय, आप चेक करोगे लग्न को, पता चला 3 डिग्री की है, 4 डिग्री की है, 4 डिग्री 45 मिनट की है, जो भी आपको दिखे, कुल मिलाकर 7 डिग्री 30 मिनट से कम की हो, तो मेष, ये राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सभी। तो यहाँ पर हम ऐसे चलेंगे कि मेष अगर इतने से आती है तो मेष राशि में उदय होगा, ठीक है। उसके बाद में 0 से 7 डिग्री 30 मिनट का जो समय है, जो डिग्री है, इस डिग्री को अगर आप देखोगे तो इस डिग्री को हम जो बोलते हैं, जब ये पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं सनक। ये सनक का क्षेत्र है, सनक का ये क्षेत्र है। तो यहाँ तक सनक का क्षेत्र पड़ता है। तो सनक का के बारे में मैं आपको बताता चलूंगा। सनक का शाब्दिक अर्थ वैसे अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है कि कोई पागलपन या सनक, ठीक है। ये इससे प्रभावित रहता है, अगर 0 से 7 डिग्री तक में आती है तो ये सनक का क्षेत्र है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 से, अगर ये वाला जो क्षेत्र है वह किसका है, सनक का, सनक का। अभी सनक की बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट वाला ये सनक का है, ठीक है। 0 से 7 डिग्री 30 मिनट तक का सनक का है। तो यहाँ पर विचार करना होता है आपकी खुशियों का और सुखों का, कि आप उनके लिए कितना अपने आप सनक रखते हो, यानी कि कितना पागलपन है आपके अंदर, कितना जुनून है। जैसे कहते हैं ना, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, सुखों के लिए कुछ भी कर जाएगा, बहुत बिल्कुल अपने जीवन में सुखों के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पागल है और उसके लिए उसमें जुनून है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। यहाँ पर
हम देखें कि जो यह स्थिति बनती है, ऐसे जो भी जातक होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक जातक हुए, उन्होंने जातक हुई जातिकाएं हुई, जिन्होंने जो साक्षात प्रमाण है इस बात का कि उनका जो सनक का कार्य, जो उनकी डिग्री के अनुसार सनक का क्षेत्र आया, तो उन्होंने जीवन में बहुत पाने के लिए बहुत जुनून उनके अंदर था कि मुझे ये लेना है तो लेना है, जो पद प्राप्त करना है, उसके लिए वो डटे रहे। एक सनक उनके अंदर थी। तो अगर आपको हौसला जिसको कहते हैं, वह हौसला इनके अंदर रहता है, जिनका भी 0 से 7 डिग्री 30 मिनट तक के अंदर जिनका चतुर्थांश आता है उनके अंदर। अब हम इसमें ये समझेंगे कि मेष है, तो मेष के बारे में, अगर मेष राशि है आपकी लग्न में, और अगर आपका 0 से 7 डिग्री 30 मिनट के बीच में आता है, तो आपकी मेष राशि ही का ही उदय होगा D4 में। लेकिन वहीं यदि 7 डिग्री 30 मिनट के से लेकर 15 डिग्री तक आता है, तो यहाँ पर यह क्षेत्र बदल जाएगा और यहाँ पर मेष से 4 जो चौथी राशि होगी, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, तो जो चौथी राशि है कर्क, फिर वह कर्क राशि में उदय होगा D4 का। बेशक आपकी लग्न में मेष राशि है, लेकिन जो D4 निकलेगी वह कर्क राशि निकलेगी। इसी तरीके से वृषभ राशि में देखें तो वृषभ राशि में पहला वृषभ से ही उदय होगा, मिथुन राशि में मिथुन से ही उदय होगा अगर 0 से 7 डिग्री है, कर्क राशि में कर्क से ही उदय होगा, सिंह राशि में सिंह से ही उदय होगा, कन्या राशि में कन्या से ही उदय होगा, तुला में तुला से, और वृश्चिक में वृश्चिक। बहुत आसान है, धनु में धनु से, और मकर कुंभ का उदय कुंभ में ही होगा अगर वो 0 से 7 डिग्री है, मीन का मीन में। लेकिन वहीं अब हम बात करें दूसरा जो पार्ट है, अगर 7 डिग्री से ये पार्ट 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक अगर आता है किसी की लग्न में, देखिए या ग्रहों की स्थिति देखिए, तो जो भी इस डिग्री के बीच में आता है, कहाँ से 7 डिग्री और 30 मिनट के से लेकर अगर आता है 15 डिग्री तक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो क्षेत्र होगा यह किसके प्रभाव में आएगा, तो ये सानंद के प्रभाव में आएगा। ध्यान रखिए, ये सानंद के प्रभाव में आएगा। दूसरे पार्ट की बात करें, अगर मेष राशि है तो यहाँ पर उदय होगा कर्क का, अगर इतने के बीच में है 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक। वृषभ राशि है तो उदय होगा सिंह में, मिथुन राशि है तो उदय होगा कन्या में, कर्क राशि है तो उदय होगा तुला में D4 का, सिंह राशि है लग्न की तो D4 का उदय होगा वृश्चिक में अगर 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक आते हैं। कन्या राशि है तो उदय होगा धनु में, तुला राशि है तो उदय होगा मकर में, वृश्चिक राशि है तो कुंभ में, मीन और धनु राशि है तो मीन में उदय होगा। धनु राशि लग्न में, लग्न धनु में है, धनु राशि में है, और वह 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक आते हैं तो मीन राशि में उदय होगा। मकर राशि का जो D4 होगा वह मेष में होगा। अगर देखिए मैंने यहाँ टिक लगा दी है, आप समझ पा रहे होंगे। कुंभ राशि है तो वहां पर वृषभ में उदय होगा, और मीन राशि है तो मिथुन में उदय होगा। ये दूसरा पार्ट हो गया, स्पष्ट है। ये सानंद का अर्थ क्या है, तो सानंद का आनंद यानी कि प्रशंसा, तो प्रशंसा के साथ, पहले में जिद थी अब आनंद है, तो इसमें व्यक्ति अपनी खुशियों को प्रशंसा के साथ स्वीकार करता है। जो कुछ मिल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, उसमें एक संतुष्टि है और हमेशा सुखी और खुशहाल स्थिति में होता है। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत कुछ होता है, आप कहोगे मेरे पास इतना कुछ होता तो मैं तो आराम से बैठ के खाता, तो आपका ये विचार जो बैठकर खाता सुखी होता, ऐसा मैं भी होता हूं जैसा, तो मैं भी सुखी होता। तो यह जो विचार है ये सानंद का विचार है। लेकिन अगर आप उस स्थान पर हो तो आप आगे के लिए और कुछ पाने के लिए आपके अंदर की जो तृष्णा है वो बढ़ती जाए, आप उसके लिए पागल हो कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है तो पहुंचना है, उसके लिए आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, मुझे IAS अधिकारी बनना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, दिन रात पढ़ाई करेंगे। वो क्या है, वो सनक है, वो सनक है।
लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने तो अपनी ग्रेजुएशन कर ली, बस बहुत है, और क्या करेंगे पढ़ाई करके, हम तो खुश हैं इसमें, हम एजुकेटेड हैं। वो क्या है? सानंद है। आपको जो कुछ मिलता है आप उसके साथ आनंदित है, आपको कोई चिंता नहीं है, आप आनंद में जी रहे हैं, तो ये सानंद है। तो सानंद हमें जो कुछ देता है, हमें हमेशा खुशहाल बनाता है, खुश रहना सिखाता है। क्योंकि आप जहाँ बैठे हो, आप अपने से नीचे देखो तो आपसे बहुत नीचे ही लोग परेशान हैं, आपसे ज़्यादा परेशान हैं। तो आपको वहाँ अनुभूति होगी कि हाँ, हम ठीक हैं, संतुष्ट हैं। ऊपर देखोगे तो आपको असंतुष्टि महसूस होगी। इसलिए यहाँ पर ये दूसरा भाग कहता है आपसे कि जो कुछ है वो सही है, बढ़िया है, हम उसमें खुश हैं। यहाँ पर इस चतुर्थांश में अगर हम देखें तो हमेशा खुशी की अवस्था में रहती है और व्यक्ति उसे स्वीकार करता है कि मैं खुश हूँ, कोई समस्या नहीं है। कठिनाई भी आ जाए वैसे व्यक्ति पर तो वह उन्हें भी प्रशंसा से स्वीकार करता है कि कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए कठिनाई उसके लिए आई है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियों में देखा गया कि वो कभी शिकायत नहीं करते, बिना शिकायत के अगर समस्याएं भी हैं जीवन की तो उनको भी आनंद के साथ निर्वहन करते हैं। ये होता है सानंद का। यहाँ मैंने आपको बता दिया कब होता है, किस में D4 का उदय होगा। जो चतुर्थांश कुंडली है D4 है, उसमें अगर मेष राशि है और इस 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री तक के बीच में आता है तो कहाँ पर उदय होगा, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे यदि 15 डिग्री से लेकर जो थर्ड पार्ट आ गया इसका, तीसरा भाग D4 का, 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट का, तो 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक अगर आपकी जो डिग्री वाइज लग्न है तो आपका जो D4 का उदय होगा, अगर मेष राशि में है लग्न है तो तुला राशि में उदय होगा, अगर वृषभ राशि में लग्न है तो वृश्चिक राशि में होगा, और अगर मिथुन राशि में लग्न है तो धनु राशि में होगा, अगर कर्क राशि में लग्न है तो मकर में होगा, अगर सिंह राशि में लग्न है तो कुंभ में D4 का उदय होगा, अगर कन्या राशि में लग्न है तो D4 का उदय मीन राशि में होगा, और अगर तुला में है तो मेष राशि में उदय होगा D4 का, अगर लग्न है वृश्चिक तो वृषभ राशि में D4 की लग्न बनेगी, अगर धनु राशि की लग्न तो D4 की जो लग्न बनेगी वो मिथुन राशि में उदय होगा लग्न का, और वहीं अगर मकर राशि की लग्न है तो फिर कर्क में, और अगर कुंभ की है तो फिर सिंह में, और मीन राशि में लग्न है तो फिर D4 की लग्न कन्या राशि में होगी। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन ये क्षेत्र किसका आ गया? 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है किसका? तो ये सनत का क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है? सनत कुमार का क्षेत्र है। सनत कुमार का क्षेत्र है, ठीक है। सनत कुमार का ये क्षेत्र है। सनत कुमार का अर्थ है हमेशा जवान यानी कि यंग रहे, और यहां अनंत सुख है। जवान है तो हमेशा मन प्रफुल्लित है, अनंत सुख है। कोई भी व्यक्ति देखिए हमेशा जवान तो नहीं रह सकता। इसका अर्थ अगर हम देख पा रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि अपनी जो जवानी है उसको पुनः प्राप्त करना, सुखों को पुनः प्राप्त करना, अपनी खुशियों को फिर से प्राप्त करना। या खुशियों की हानि होती है उसके बाद उन्हें दोबारा भी प्राप्त किया जाता है। सनत में क्या होगा? आपकी खुशी एक बार जाएंगी फिर से प्राप्त करोगे उन्हें, ये सनत है। यह वर्ग सुखों में विघ्न भी देता है। आपके सुखों में समस्याएं भी आती हैं, फिर से आप प्रयास करते हो उनको बढ़ाने के लिए। आती हैं जाती हैं, खो भी जाती हैं, और खुशियां फिर से प्राप्त भी हो जाती हैं। यह बताता है सनत कुमार। हमने इसको समझ लिया। आगे हम बात करेंगे जो हमारा है फोर्थ पार्ट, जो 22 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री तक जाता है। 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक जो पार्ट जाता है, जो भाग जाता है, ये है सनातन का। इसका है ये सनातन का। अब सनातन का अर्थ आप जानते हो क्या है कि अनंत। अनंत कौन? भगवान विष्णु है। तो इसमें सुख और खुशियां स्थायी होती हैं,
और यहाँ अधिक परिवर्तन भी आपको देखने को नहीं मिलते, और कुछ भी हो जाए खुशियां आदमी को प्राप्त होती हैं और वह नष्ट भी नहीं होती, हमेशा बनी रहती हैं, नष्ट नहीं होती। और इस भाग में खुशियों का क्षेत्र स्थायी आपको देखने को मिलेगा, और जातक इन्हें अपनी पूरी जिंदगी भोगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनकी जन्म कुंडलियों में ऐसी स्थितियां बनी। तो इस वर्ग कुंडली को हमने समझ लिया, और यहां पर हम ये देखें कि अगर 22 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री तक का है और मेष राशि में लग्न है, मेष राशि में लग्न है, तो फिर D4 का उदय मकर में होगा। वृषभ में लग्न है तो D4 का उदय कुंभ में होगा, मिथुन में है तो मीन में होगा, कर्क में है तो मेष में, सिंह है तो वृषभ में उदय होगा, और कन्या है तो मिथुन में, और तुला है लग्न तो फिर D4 का जो उदय होगा वह कर्क में होगा। वृश्चिक लग्न है तो D4 का उदय सिंह में होगा। अगर धनु लग्न है तो D4 का उदय कन्या में होगा। मकर लग्न है तो D4 का उदय तुला में होगा। कुंभ लग्न है तो D4 का उदय वृश्चिक में होगा। मीन लग्न है तो D4 का उदय धनु राशि में होगा। अगर 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक का जो लग्न है उसकी स्थिति है, तब यह स्थिति बनती है। तो इस वर्ग कुंडली के द्वारा हम क्या समझ पाते हैं कि संपत्ति, चल संपत्ति जैसे स्वर्ण रत्न आदि पर जो हम बदल सकते हैं, और स्थानांतरण जैसे कि ट्रांसफर होना, कोई विदेश यात्रा आपकी फॉरेन टूर है, कोई भी है, शादी के बाद आप जो घर परिवर्तन करते हो उसके बारे में भी हम इस D4 से जानते हैं। धन संपत्ति से प्राप्त होने वाली जो खुशियां हैं या गम हैं यानी कि दुख है, उन सबको भी हम इससे ही जानते हैं। D4 कुंडली देखनी होती है उसके लिए। सभी प्रकार के अगर कोई समृद्धि है, किस्मत और भाग्य देखें तो, और माता को भी, मन को भी, वाहन को भी, वाहन मतलब कोई व्हीकल को भी, वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं को भी, रहने के स्थान को भी, सिंहासन उन्नति आदि को भी हम D4 से ही देखते हैं। D4 की स्थिति यहां हमने समझी। अब हम बात करेंगे कि D4 में प्रत्येक भाव D4 का क्या दर्शाता है। D4 हमने देख लिया, अब हम इसको देखेंगे कि इसका प्रत्येक भाव क्या दर्शाता है। अगर D4 की हम चर्चा कर रहे हैं, D4 कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं, पहले भाव को देखेंगे। ये पहला भाव है, ये पहला भाव है। इस पहले भाव को अगर हम देखें, इससे क्या देखते हैं, D4 के पहले भाव से हम आनंद को, सुख दुख कष्टों को देखेंगे, और मुसीबतों के समय के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो धन को जमा करना और धन के द्वारा अपनी खुशियों को प्राप्त करना, ये पहला भाव बताएगा। वहीं जो दूसरा भाव है, यह दूसरा भाव बताता है कि संपत्ति से खुशियां प्राप्त करने की आप में कितनी क्षमता है, और उस धन से आप में कौन सी आदतें उत्पन्न हुई हैं। वहीं तीसरा भाव इसका बताता है कि जो खुशियां हैं उसको अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपने कितना जोखिम उठाया है या कितना जोखिम आप उठा सकते हो। खुशियों को स्थायी करने का साहस आप में कितना है। क्या आप निवास स्थान में कोई परिवर्तन करते हो। यह हम तीसरे भाव की D4 के तीसरे भाव की स्थिति के आधार पर समझते हैं। वहीं जो चतुर्थ भाव है D4 का, यह चतुर्थ भाव बताता है कि स्थिर और चल संपत्ति, खुशी, सुख और संतुष्टि का आपको कितना अनुभव है, आप कितना उसको महसूस करते हो। वहीं इसका पंचम भाव बताता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य के संदर्भ में पूर्व कर्म या पूर्व पुण्य, आपकी दीर्घकालिक संपत्तियां क्या हैं, आपके पूर्व कर्म क्या हैं, ये पंचम भाव बताएगा। वहीं D4 का छठा भाव कहता है कि शत्रु के कारण आपको अगर हानि होती है तो मैं बताऊंगा। धन का बंटवारा अगर आपका होता है तो मैं बताऊंगा। कौन? छठा भाव D4 का। D4 का सातवां भाव क्या कहता है? तो D4 का सातवां भाव कहता है कि क्योंकि ये किसका है? पब्लिक का है, मास का है, तो जनता के द्वारा हमारी खुशी और धन की स्वीकृति या
संपत्ति के संदर्भ में सांसारिक छवि कैसी है आपकी? आपके कहते हैं ना, बड़ा अमीर इंसान है, बहुत दौलत है उसके पास में, रेस्पेक्ट है, सम्मान है, लोग सब उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन लोगों के पास संपत्ति खूब है लेकिन उनको लोग जानते नहीं हैं। तो ये छवि आपकी कैसी है, ये आपका D7 बताएगा। D7 नहीं, D4 का 7वां भाव। चलिए अब हम बात करेंगे अष्टम भाव की। ये 8वां भाव होता है। D4 का 8वां भाव से हम क्या देखते हैं? तो इस संपत्तियों की स्थायी हानि यहाँ पर देखेंगे, बेच दी, बिल्कुल ही बेच दी, अब तो है ही नहीं। आपने देखा कि कबाड़े में आपने बेच दी कोई गाड़ी, तो ये 8 हाउस जो होगा D4 का 8वां घर बताएगा। बुध की अष्टम भाव में स्थिति हमेशा अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर अगर बुध है अष्टम भाव में तो इनकी कंडीशन हमेशा अनुकूल मानी जाएगी, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। नवम भाव की अगर हम बात करें तो ये नवम भाव है, और नवम भाव से हम देखेंगे कि जो धन है, धन की सहायता से व्यक्ति क्या करता है, तो वह धर्म कार्य करना, जिससे खुशी प्राप्त हो, जैसे दान करना, धर्म के लिए चैरिटी करना, ये सब काम कर, ये जो बताता है 9th हाउस बताता है, 9वां घर बताता है। 10वां घर क्या बताएगा? 10वां घर बताएगा D4 का कि धन से संबंधित कार्य कैसे किए जाएंगे। पीड़ित 10वां भाव अपने कर्मों से व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। ऐसे कर्म किए हैं कि उसकी सब जमीन जायदाद या सब संपत्ति बिक गई, होता है ना, इसी प्रकार से। यदि 11वां भाव है, ये 11वां भाव क्या बताएगा D4 का? ये बताएगा कि साख के द्वारा अपनी गुडविल के बेस पर धन लाभ कितना हुआ और बिना परिश्रम की संपत्ति कितनी प्राप्त हुई, ये हमें 11वां भाव बताता है। वहीं 12वां भाव हमें बताता है D4 का कि जो आपके खर्चे हैं, अपव्ययी खर्चे, आपके सुखों और खुशियों का अंत जो होता है उसके बारे में, आपकी यौन संतुष्टि के लिए किया गया जो खर्च है उसके बारे में। 12th हाउस का चतुर्थ भाव में अगर है, 12th हाउस का लॉर्ड चतुर्थ भाव में आता है D4 में, तो व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के घर पे रहने को दर्शाता है। अगर ये इसका जो मालिक बनेगा वो यहाँ आकर बैठ जाए, जैसे कि हम मानकर चले, सपोज करें कि मेष लग्न में उदय हुआ, तो यहाँ पर गुरु जो हो गए ये 12th हाउस के लॉर्ड हो गए। अब 12th हाउस के लॉर्ड हो गए तो वह कहाँ पर आ जाए? अगर वह गुरु जो है वह यहाँ आकर बैठे, 12th हाउस के लॉर्ड है, उसके आधार पर ये हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के ये अपने घर में रहने को परेशानी दिखाता है और ये अन्य व्यक्ति के घर में रहता है। बेशक उसके घर हो लेकिन वो फिर भी किसी दूसरे के व्यक्ति के घर में रहेगा, किराए पर रह सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। D4 के बारे में यहाँ तक हमने समझा कि D4 क्या होती है। आगे वीडियो लंबी हो जाएगी तो दूसरे भाग में हम D4 की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। D4 के बारे में आसानी से अब आप देख सकते हो अपनी जन्म कुंडली को भी। तब तक के लिए जब नई जानकारी लेकर मैं आऊँगा D4 के बारे में पार्ट दूसरा, तब तक इंतजार कीजिए और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।